phase of AC, angle which specifies the value of instantaneous voltage or current is known as phase of AC। बच्चों, आपने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था, और अगर आप उस फॉर्मूला की बात करें तो वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से था कि V इज़ इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर वी नोट पीक वैल्यू है, और अगर आप बात करें यहाँ पर वी की, तो वी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी कर्व भी ड्रॉ की थी, और कर्व आपको मालूम है कि एक साइनोसाइडल कर्व होती है। अब बच्चे, यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारे पास फेज़ या फिर एंगल को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है। जब एंगल ज़ीरो था तो वोल्टेज ज़ीरो था, जब एंगल 90 हुआ वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, पाई पर वो फिर दोबारा ज़ीरो, 3/2 पाई पर मैक्सिमम हुआ लेकिन नेगेटिव में, और 2 पाई पर वो दोबारा ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ओमेगा टी है जो स्पेसिफाई कर रहा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी को। मीन्स वी की वैल्यू जो सी है वो ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर ये ओमेगा टी विच इज़ डेफिनेटली एंगल हमारे पास फेज़ कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेज़ लैग और फेज़ लीड का। ये आने वाले टॉपिक्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, फेज़ लैग और फेज़ लीड। फर्स्ट कर लें, हमारे पास दो कर्व्स हैं। एक हमारे पास फर्स्ट कर लें वेव 1 है, पिंक से जिसको मैंने ड्रॉ किया, और ब्लू से जिसको ड्रॉ किया वो फर्स्ट कर लें हमारे पास वेव 2 है। और ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना इसका पहले ही सीखा हुआ। फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल कर्व है, और ओमेगा टी यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब वैल्यू ज़ीरो होती है तो हमें पता है कि एंगल क्या होता है, ज़ीरो। जब वैल्यू पॉजिटिव पीक पर होती है तो एंगल 90 होता है, और जब दोबारा ज़ीरो होगी तो 180, और 3/2 पाई पर ये दोबारा से पीक पर होगी लेकिन नेगेटिव में, और 2 पाई पर दोबारा से ज़ीरो। और अगर आप ब्लू को देखें तो ये स्टार्टिंग मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू से कर रहे हैं, इट मीन्स इसका स्टार्टिंग एंगल हमारे पास 90 है, फिर हमारे पास पाई होता है, फिर हमारे पास 3/2 पाई होता है, और उसके बाद 2 पाई होता है, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे कंटिन्यू होता है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जिस वक्त ब्लू कर्व का एंगल 90 था, पिंक वाली कर्व आपके पास 0 पर थी। जब ब्लू 180 पर गई तो पिंक का एंगल 90 हो गया। इसी तरह जब वो 180 पे गई तो ब्लू वाला एंगल जो है हमारे पास 270 हो गया, और जब पिंक का 270 हुआ तो ब्लू का एंगल हमारे पास 360 हो गया। तो अगर आप ग्राफ में देखें तो आपके पास जो ब्लू वाली कर्व है उसमें जो एंगल है पिंक वाली कर्व के कंपैरेटिवली वो हमेशा 90 ज़्यादा है। मीन्स आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों ही कर्व्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वेव 1 और 2 के दरमियान वो 90 डिग्री है। मीन्स आपके पास जो पहली वाली वेव का एंगल 90 है हर पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल 90 है स्टार्टिंग पॉइंट पर तो 0 है, तो जब उसका 180 होता है तो वो पिंक वाली का जो है 90 हो जाता है, और जब उसका 270 होता है तो पिंक वाली का हमारे पास 180 हो जाता है। मीन्स जो पिंक वाली वेव है वो हमारे पास लैग कर रही है ब्लू वाली वेव से, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वेव 2 जो सी है वो लीड कर रही है वेव 1 को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह अगर आप लैग की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो लैग की शक्ल में आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि वेव 1 लैग कर रही है वेव 2 से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये एक्चुअली हमारे पास फेज़ लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है। आगे इसकी एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है हमारे पास, और वो है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अच्छा, हम जो ये वोल्टेज और करंट है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, इनको एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी कह लें कि कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है जब आप इस मेथड को या इस तरीकाकार को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और वो कंडीशंस क्या हैं हमारे पास? अगर आप बात करते हैं कंडीशंस की बच्चे, तो कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी? इसकी कंडीशंस हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो बच्चों कंडीशंस हैं वो इस तरह से है कुछ के जो लेंथ ऑफ रोटेटिंग वेक्टर है ना, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी पीक वैल्यू को या फिर आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, लेंथ ऑफ रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट आरएमएस या फिर पीक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी है। दूसरी आपके पास जो कंडीशन है या कन्वेंशन है वो आपके पास है कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी का फेज 0 होगा, व्हेन फेज इज इक्वल टू 0, तो याद रखिएगा आप वेक्टर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे।
वेक्टर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे। किस तरह से, वो अभी हम जो सा है ना, ये जो पीछे दो वेव्स बनाई थी, कर्व्स बनाई थी हमने, उनको अभी रीड्रॉ करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे किया जाएगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी और लास्ट कन्वेंशन कह लें या कंडीशन कह लें, आपके पास है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, वो हमारे पास इक्वल होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मीन्स जो रोटेटिंग वेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो एंगुलर क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। जैसे आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट था ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही रोटेटिंग वेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी। जितने देर में वो अपनी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है उतने में वेक्टर जो है वो कंप्लीट एक रोटेशन करेगा। ठीक है। अब जैसे अब वेव वन और वेव टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी हमने, और वेव वन जो सी है वो हमारे पास लैग कर रही है और वेव टू हमारे पास लीड कर रही है। तो इनिशियली अगर आप देखें तो स्टार्टिंग एंगल जो सा है पिंक वाली वेव का वो 0 है, और जबकि ब्लू वाली वेव का हमारे पास 90 है। तो मैंने बताया कि फेज जिसका 0 होगा इसको हम किसके अलोंग ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पिंक वेव जो, पिंक वेक्टर जोन है, इसकी लेंथ हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होगी आरएमएस वैल्यू या फिर पीक वैल्यू ऑफ वेव वन, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसको, और ब्लू वाला वेक्टर जोन है उसकी लेंथ रिप्रेजेंट कर रही होगी सेकंड वेव जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी पीक वैल्यू को, और इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप इसको वेक्टर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।